वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज से हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का मापन एवं त्रुटि से। तो कुछ हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को, ठीक, जो कि प्रीवियस सेम में जरूर आता है। और इस अभी जो प्रश्न कराएंगे आज के 50 क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस हर सेट में कभी न कभी आया हुआ है और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आज से लगभग 6 महीने बाद पेपर होने वाला है, तो 6 महीने तक आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा साइंस के लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस 4 पार्ट आपके पूरे कवर होंगे और आपके 30 क्वेश्चंस पूरे कवर हो जाएंगे। तो आप लोग पूरे 6 महीने तक बने रहिएगा। सबसे पहले पहला प्रश्न लिखा है कि किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रश्न है, इससे कुछ जान लीजिए कि होता है एक ओम का नियम। कभी पढ़ाएंगे अलग से भी वीडियो डाल देंगे, लिंक में इसका बना करके प्रतिरोध वगैरह, ठीक। ओम का नियम क्या होता है? देखिए, चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उस चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार में बहने वाली धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल आई क्या होता है? V प्रोपोर्शनल आई होता है ओम का नियम। इसे घटाते हैं तो V बराबर क्या आता है? IR। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है तो नियतांक आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसी को अगर उठा इधर कर लेते हैं तो V बटा आई बराबर आर। V वोल्ट हो गया आपका, वोल्टता। आई क्या होता है? धारा, तो यानी एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। हालांकि यहाँ पर ओम होना चाहिए, ठीक, ओम होना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध है तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध मात्रा क्या होता है? ओम होता है, धारक मात्रा एम्पियर और विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। दूसरा प्रश्न है संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग P बराबर m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग क्या होता है? P बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। तो मास का द्रव्यमान kg, मास का द्रव्यमान क्या होता है? kg होता है। वेलोसिटी यानी कि वेग का मात्रा का मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या है भाई, कौन सा ऑप्शन में kg मीटर पर सेकेंड दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, kg मीटर प्रति सेकेंड दिया। एक प्रश्न सारा आया हुआ पेपर में आपके। बिल्कुल। आवेश कैसा है मात्रक? आवेश यानी चार्ज, आवेश यानी चार्ज। चार्ज का होता है? कूलाम में होता है, 3 कूलाम 4 कूलाम जो भी होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये पूछा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। कभी कभी ये पूछा था कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको भाग करते हैं 1 से, तो 6.625 10⁻⁻ का कुछ आता है, 18 आता है शायद। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलती है एक कूलाम में। तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर, माइक्रोपिक, मीटर। अगर यहाँ पर 1/मीटर होता सही होता, लेकिन मीटर दिया। लेंस की क्षमता क्या होता है? 1/मीटर। क्या होता है? 1/मीटर होता है, ठीक। P इक्वल टू होती है 1/f। क्या होता है? लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f, ठीक। लेंस कोई सा हो, अगर उत्तल रहेगा तो क्षमता है आपकी नेगेटिव में, अरे पॉजिटिव में आएगी, और उत्तल रहेगा तो क्या होगा? नेगेटिव आएगी, ठीक। कभी कोई देता है। और लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, जब दो लेंस को जोड़ दिया जाता है, P इक्वल टू P1 प्लस P2, P इक्वल टू P1 प्लस P2। कभी कोई देता है कि 2 लेंस है, एक की क्षमता -2 डायोप्टर है, एक की क्षमता जो है प्लस का 5 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर प्लस का 5 डायोप्टर। तो जो संयुक्त लेंस होगा उसकी प्रकृति कैसी है और उसकी क्षमता क्या होगी? तो माइनस डायरेक्टली जोड़ते हैं, -2 + 3 करेंगे तो प्लस का 3 डायोप्टर हो जाएगा। अब जो लेंस था, अब एक यहाँ से क्या था कि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, यानी कि एक अवतल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, और एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 और 5 डायोप्टर, दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ दिया जाए तो बना लेंस की प्रकृति क्या होगी और उसकी क्षमता होगी। जो लेंस बनेगा उसकी क्षमता 3 डायोप्टर, अब इसकी प्रकृति क्या होगी? ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। क्या होगा? प्लस आया तो उत्तल लेंस, ठीक। तो लेंस की क्षमता क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर को दर्शाते हैं 1/मीटर से, 1/f, 1/f। एफ जहाँ एफ का होना चाहिए मीटर में, जहाँ एफ का होना चाहिए फोकस दूरी, एफ क्या है? फोकस दूरी, वो हमेशा क्या होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। तो लेंस की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर हो जाएगा आपका। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं, मतलब किसका मात्रक समान नहीं है? तो चाल एवं वेग, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड,
वेग की मात्रा मीटर पर सेकंड दोनों समानता। चाल क्या होता है कि दूरी तय करने की समय दर चाल कहते हैं और विस्थापन तय करने की समय दर को वेग कहते हैं। ठीक। कार्य ऊर्जा, कार्य दोनों एक ही समान है, कार्य की मात्रा भी जूल होगा, ऊर्जा की मात्रा भी जूल होगा। ठीक। ऊर्जा बराबर का हमारे पास जितना ऊर्जा रहेगी उतना ही तो कार्य करेंगे, कहाँ से भी सीख लेंगे। ठीक। तो ऊर्जा की माप जो होती है किए गए कार्य के माप बराबर होती है, तो यानी कि जो कार्य की मात्रा का वही का होगा ऊर्जा की मात्रा होगा। दूरी विस्थापन इनका मात्रक मीटर और इनका मात्रक मीटर, दोनों बराबर, ये अलग है। बल एवं दाब, बल एवं दाब अलग, बल का मात्रा न्यूटन होता है, दाब मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और पीच कंडुया पटाई होता है ना भाई, किसी एकांक क्षेत्र पर लगने वाला विलंबवत बल को दाब कहते हैं। तो बल अलग है, दाब अलग है, इनका न्यूटन होता है, दाब मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। निम्न में से किस राशि कोई मात्रक नहीं है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, संवेग का मात्रक होता है, घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब, अपेक्षिक घनत्व इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ऊपर भी घनत्व होता है। जल अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी जल पर 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व और किसी भी दूसरे और जल का घनत्व का अनुपात क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व। ठीक। मतलब कि जल के 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व क्या कहता है, अपेक्षिक घनत्व। ठीक। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होगा उसके सापेक्ष में किसी और चीज का जो घनत्व होगा उसको क्या कहता है, अपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व ऊपर भी रहेगा नीचे भी घनत्व, इसका कोई मात्रक नहीं होता, जैसे कि इसका कोई मात्रक होता है। फिर आते हैं हम लोग को और जैसे किसी चीज का गुणांक, घर्षण गुणांक, दृढ़ता गुणांक, किसी गुणांक का मात्रक नहीं होता। विकृति, विकृति कोई मात्रक नहीं होता। विकृति क्या होती है, प्रारंभिक लंबाई बटे और किसी चीज में परिवर्तन बटा डेल्टा एल बटा एल, यानी कि किसी चीज के लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई क्या होती है, विकृति होता है। तो विकृति कोई मात्रक नहीं होता। घर्षण गुणांक कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 3 को 10 खाते 6 जूल, कहाँ से आता है। 1 जूल को बदलना होता है तो क्या करते हैं, 1 जूल यानी कि 1 वाट प्रति सेकेंड। 1 जूल जो होता है, 1 जूल जो होता है यानी कि 1 वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, क्या होता है, किलोवाट घंटा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा मतलब 1000 वाट घंटा का होगा। 1 किलोवाट घंटा यानी 1000 वाट घंटा भाई, 1000 वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1000 वाट घंटा हो गया। क्या होगा भाई, 1000 वाट घंटा, यानी कि 1000 वाट घंटा को बदलना हो 1000 वाट गुणे 1 घंटा कर सकते हैं। 1000 वाट गुणे 1 घंटा, 1000 वाट हो गया आपका 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा को सेकेंड में बदलेगा तो 3600 सेकेंड आएगा 1 घंटा। और इस 1 घंटा को सेकेंड में बदलेंगे क्योंकि जूल हमारा क्या होती है, सेकेंड में होता है, तो हमको बदलिएगा सेकेंड में। अगर हम लोग अगर 1 वाट को बदल देते हैं, देखिए 36 सेकेंड यहाँ कर देते हैं। अगर जो हमारा 1000 वाट है, 1000 वाट को बदल जूल प्रति सेकेंड में, और 1 वाट क्या होता है, 1 वाट क्षमता मतलब क्या होता है, यदि कोई वस्तु जो होती है 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है, क्या करती है, 1 सेकेंड में कोई वस्तु 1 जूल कार्य करती है, तो उस मशीन की क्षमता क्या होती है, 1 जूल होती है। ठीक। यदि कोई करता वस्तु जब करता अच्छा रहेगा, यदि कोई करता जो काम कर रहा है, यदि कोई करता 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसकी क्षमता 1 वाट होती है। तो हम 1000 जूल जो है, अरे सॉरी जो 1000 वाट है इसको बदल देंगे 1000 वाट 1000 वाट गुणे 1 घंटा, इसको बदल जूल प्रति सेकेंड को ले सकते हैं। तो थोड़ा इस ऑप्शन में मिटा दें क्योंकि ये गलत है, इससे मतलब नहीं है। कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो हमारा 1000 जूल हो गया, इसको सेकेंड लिख सकते हैं, 1000 जूल प्रति सेकेंड, सेकेंड कट जाएगा तो 3600 गुणे 1000 जूल हो जाएगा। तो 36 पे 5 जीरो, 36 पे 5 जीरो हो गया, लिख सकते हैं 3.1 बढ़ाएंगे तो 1 पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा घात, तो 10 घाते 6 जूल हो जाएगा। यानी 1 वाट किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन जो होता है 1 kg मीटर प्रति सेकेंड, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक। कैसे है, न्यूटन क्या होता है, बल, बल का मतलब न्यूटन होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, क्या होता है, बल बराबर का द्रव्यमान गुणित त्वरण। अच्छा कभी कि यह पूछा जाता है यहाँ से एक प्रश्न हो, थोड़ा इसको
कंप्लीट कर लो। इसको मिटा दो ये वाले को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल या बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान मात्रा केजी, त्वरण की मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये ऊपर लेके जाएगा भाई, तो केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर सेकंड पर -2 लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ केजी इंटू मीटर के पावर सेकंड को -2। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से प्रश्न और आता है, पूछा जाता है कि बल का इक्वेशन, इसको क्या होता है, बल का समीकरण पूछा जाता है कि बल का समीकरण न्यूटन के किस नियम से आता है। तो बल का समीकरण जो होता है न्यूटन का दूसरा नियम पूछा जाता है कि बल का समीकरण न्यूटन के किस नियम के द्वारा प्राप्त होता है। तो बल का समीकरण होता है न्यूटन के दूसरा नियम से। बल का समीकरण एक आता है, बल का समीकरण क्या है भाई, बल का समीकरण आता है कहां से है, तो न्यूटन के प्रथम नियम। कहां से भाई, न्यूटन के प्रथम नियम से। कहां से आता है भाई, सॉरी न्यूटन के द्वितीय नियम से, एक न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक, बल का समीकरण कहां से मिलता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। और इस टॉपिक से पूछा जा सकता है प्रश्न, और ये क्या क्या टॉपिक है, ऑप्शन समझ आ गया होगा। अब पूछा जाता है इससे संबंधित कि बल की परिभाषा, बल की परिभाषा न्यूटन किस नियम से आती है। तो बल की परिभाषा जो होती है न्यूटन के प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम समीकरण, प्रथम नियम बल की परिभाषा, तृतीय नियम से क्या आता है, बल का प्रकृति। न्यूटन के तीसरा नियम से बल की प्रकृति का कहता है, कभी पूछा जाता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल की प्रकृति की जांच करने के लिए न्यूटन का कौन सा नियम उत्तरदायी है। ठीक, या फिर कहेगा कि न्यूटन के तीसरा नियम से क्या पता चलता है, बल का प्रकृति, बल का समीकरण, बल की परिभाषा। तो न्यूटन के तीसरा नियम से बल की तीसरा नियम से बल की प्रकृति, पहला से बल की परिभाषा, दूसरा से बल का समीकरण, यानी पहला से परिभाषा, दूसरा समीकरण और तीसरा बल की प्रकृति। तीनों ये आपके इंपॉर्टेंट, समीकरण, परिभाषा और प्रकृति, न्यूटन का 3। अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर जो होती है आर्द्रता नापी जाती है। क्या होती है, आर्द्रता भाई, कितने वायु में क्या है, मॉइस्चर, क्या है, आर्द्रता। ठीक, ड्राइनेस। अब एक आता है कि हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से नमी नापी जाती है। ठीक, हाइड्रोमीटर एक होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से नमी नापी जाती है। ठीक, अब उसके बाद सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परमाणु से दोनों की जरूरत होती है। तो द्रव्यमान में दिशा से कोई मतलब नहीं है, तापमान से कोई मतलब नहीं है, लंबा, ये सब आपकी मूल राशि है। वेग, वेग क्या है, सदिश राशि। सेम चीज अगर यहाँ पे चाल होता तो हमारी अदिश होती। क्या होती है, अदिश। ठीक, क्योंकि विस्थापन भी होता है, वो भी क्या होती है, सदिश होती है। तो वेग विस्थापन बटे समय होता है, तो विस्थापन अगर सदिश है तो वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगी। यदि कोई वृत्ताकार पथ में, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई दी तो वस्तु क्या आकार, अगर मान लेते ये वस्तु है, क्या है, ये कोई वस्तु है, यहाँ से घुमा लेगी। ठीक, अब ये कहाँ ऐसे घुमाई जा रही है, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक, मान लेते कई सारी स्थितियाँ उसकी है जो वृत्ताकार पथ पे घुमाई जा रही है। ठीक है, तो वस्तु पर किया गया कार्य, तो वस्तु पर किया कार्य 0 होगा। क्या होगा, 0। हमको लग रहा हो कि मैंने अंगुली, मान लेते अंगुली पे पकड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे अंगुली में बल लग रहा होगा, बल लग रहा है, लेकिन कार्य 0 है। क्यों, क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र से हर समय दूरी समान है, किसी भी पॉइंट पर जाएगा दूरी समान है, यानी कि विस्थापन हो ही नहीं रहा है, यानी कि विस्थापन नहीं हो रहा है। तो बल बराबर का आता है कार्य गुणे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, या फिर cos थीटा। अगर मान लेते हैं कि बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा हो तो W = cos थीटा होता है। क्या होता है, W = cos थीटा। और यहाँ पे विस्थापन ही नहीं हो रहा, यहाँ पे हर जगह विस्थापन वही का वही है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो उस केस में किया कार्य का होता है 0 होता है। किसी वस्तु पर किया कार्य किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो बल एवं विस्थापन के बीच कोण W = F cos थीटा, इस पर निर्भर करता ही है भाई। वस्तु का द्रव्यमान विस्थापन पर निर्भर करता है। देखिए विस्थापन पे प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बाकी तीनों पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
ऊपर उठाएगा हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऊपर जब उठता, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, हथौड़ा है, अगर ऊपर का मिटा दे तो दिक्कत हो, इस वाले को मिटा देते हैं। अगर यह हथौड़ा यहाँ मान लीजिए जमीन की ऊंचाई अच्छा, यहाँ से हथौड़ा यहाँ पर रखी हुई, यह ऊंचाई पर हथौड़ा है, ठीक, आपका हथौड़ा यहाँ पर है, यह ऊंचाई पे तो रुका हुआ है भाई ये, तो उस पर कौन सी ऊर्जा होगी? तो हथौड़ा यहाँ से आ गया तो हथौड़े की स्थिति में परिवर्तन हुआ भाई। हथौड़ा जमीन पे है, जमीन से हम उठाए हुए हैं, कुछ ना कुछ ऊंचाई पर है, तो उसमें जो ऊर्जा आ रही है उसके स्थिति ऊर्जा की मतलब स्थिति के परिवर्तन को ऊर्जा आ रही है, तो कौन सी ऊर्जा होगी इसमें? स्थिति ऊर्जा। अगर मान लेते सपोज करिए स्थिति ऊर्जा का ये कभी मान लेते सपोज करिए कि आपके पैर पर हथौड़ा 1 फीट मात्र ऊंचाई से गिरी, 1 kg का है और 1 फीट से गिरे तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। अगर वही हथौड़ा को 100 फीट ऊपर से गिरा दें आपके पैर पे, पैर फट जाएगा पूरा आपका पास, ठीक, क्यों कि U बराबर mgh, स्थिति ऊर्जा U = mgh होता है, तो मास पर तो निर्भर करेगा ही। अगर मान लीजिए पैर पर आपके 100 ग्राम का हथौड़ा गिर जाए, अगर एक हथौड़ा 5 किलो गिर जाए तो किस पे ज़्यादा चोट लगेगा? जो 5 किलो हथौड़ा होगा उससे ज़्यादा चोट लगेगा आपको, ठीक। अगर वही हथौड़ा एक समान है, एक को 10 मीटर 1 मीटर ऊंचाई से गिरा रहे हैं पैर पे, एक जो 100 मीटर ऊंचाई से गिरा है, तो जो 100 मीटर से गिरेगा तो कट जाएगा पैर आपका पूरा, क्यों? ऊंचाई बढ़ गई, तो ऊंचाई बढ़ने पर भी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, जी का तो वही रहेगा, यम का मान भी बढ़ाने पे ऊर्जा बढ़ेगी। और स्थिति के परिवर्तन को जो ऊर्जा होगा उत्पन्न उसमें क्या होती है? स्थिति ऊर्जा। तो अगर किसी ऊंचाई पर उठाया गया हथौड़ा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योगफल क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? स्थिति ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का योगफल क्या होता है? आपका यांत्रिक ऊर्जा। अब इनका अब यदि किसी पिंड में गति ऊर्जा बढ़ती है तो स्थिति ऊर्जा घटती है, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा तो गति घटेगी, क्या होता है? दूसरे के रिवर्सेबल, मतलब एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। और किसी पिंड पर हर समय प्रत्येक समय यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षित रहती है, पूछा जाता है। किसी पिंड पर लगाया गया कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा का संरक्षित रहता है, यानी कि हमेशा अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ऊर्जा घट जाएगा, ठीक। यानी कि टोटल जो है आपकी कुल ऊर्जा है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हमेशा वही का वही रहेगा। मान लेते हैं कि 100 जूल यांत्रिक ऊर्जा है तो हर समय 100 जूल ही रहेगा। एक समय होगा कि भाई 50-50 हो जाएंगे, 50 स्थिति ऊर्जा, 50 गतिज ऊर्जा। हो सकता है एक बढ़ गया तो एक घटेगा, अगर मान लीजिए गतिज 0 हो गया तो स्थिति ऊर्जा 100 होगा, और स्थिति 0 होगा तो गतिज 100 होगी। तो ऐसे हमेशा क्या रहेगी? कुल ऊर्जा आपकी संरक्षित रहती है। यहाँ से एक प्रश्न 2-3 प्रश्न और बनते हैं, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। और इससे प्रश्न आता है कि किसी वस्तु को लगाया कुल ऊर्जा करता है हमेशा संरक्षित रहता है। तो विधेयता की गति ऊर्जा क्या होती है? तो स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योगफल होती है कुल यांत्रिक ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योगफल होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊंचाई के साथ घटता है बढ़ता है? तो ऊंचाई के साथ क्या बढ़ता है बढ़ता है? ऊंचाई के साथ जो हमारी स्थिति ऊर्जा का होता है परिवर्तन, क्या होता है? U = mgh। स्थिति ऊर्जा क्या होती है? बराबर mgh। तो जी का मान बढ़ाएंगे क्या घटाएंगे तो स्थिति ऊर्जा में मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और गति ऊर्जा में ऊंचाई से मतलब होता है क्या? तो गति ऊर्जा K = ½ mv² होता है। K मतलब गति ऊर्जा 1/2 इंटू द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर 1/2 mv²। तो यहाँ पर ऊंचाई से कोई लेना नहीं है गति ऊर्जा में। गति ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा? वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करेगा। क्या करेगा? वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करेगा आपका। तो इसका आंसर आएगा गतिज ऊर्जा। निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा उदाहरण नहीं है? क्योंकि एक संकुचित स्प्रिंग, मतलब कि एक दबाई गई स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी कि वहां पर स्थिति ऊर्जा है। वहां पे स्प्रिंग को दबाकर छोड़ते हैं ना, तो कौन सी ऊर्जा की वजह से झटका देता है? तो हमारी होती है स्थिति ऊर्जा। कभी देता है प्रश्न को कि मैंने कहा कि स्प्रिंग को दबाया और छोड़ा, तो मैंने स्प्रिंग जो है मेरे हाथ को पीछे धक्का लगा, तो वहां पे किस ऊर्जा का ऐसा हुआ? घटना हुआ। तो ये घटना जो भी स्थिति ऊर्जा के परिवर्तन काल से हुआ था, ठीक। तो एक बांध में संचित ऊर्जा होती है। बांध में भाई, बांध में जो जल है, जल तो गति नहीं कर रहा ना, वो सारी स्थिति बढ़ रही है भाई।
थोड़ा पानी है, एच का मान है, और ज़्यादा पानी कर रहे हैं, जितना ज़्यादा पानी बढ़ाएंगे ऊर्जा उतना क्या होगा, बढ़ेगा। पानी का लेवल बढ़ने मतलब ऊंचाई बढ़ रही, क्या हो रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई से द्रव्यमान बढ़ रहा है। ठीक, तो वहाँ पे का संचित ऊर्जा, जो संचित जल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, आपकी स्थिति ऊर्जा। इसी की वजह से क्या करती है, पंखा का गति करता है, जैसे चक्की चलता है ना भाई, कौन चक्की हो रहा, तो वो स्थिर ऊर्जा की वजह से चलती है। तो कौन सी स्थिर ऊर्जा नहीं है, तो बहता हुआ जल, बहता हुआ जल में कुछ ना कुछ वेग होगा, जब ऊपर उठाएगा हथौड़ा, इसमें क्या होती है, स्थिर ऊर्जा होती है। एक बांध में संचित किया जल, इसमें भी स्थिति ऊर्जा होती है। तो किसी में नहीं है, तो बहता हुआ जल, बहता हुआ जल में होती है गतिज ऊर्जा, क्या होती है, गतिज ऊर्जा। क्योंकि के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, तो जल बहेगा, कुछ ना कुछ जल का द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ वेग होगा नहीं होगा भाई। तो हाफ mv स्क्वायर, जो भी पिंड गति करेगी उसमें जो होगा हमेशा गतिज ऊर्जा होगी। तो बहता हुआ जल यानी जल गति कर रहा है, तो कौन सा होगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगा उसमें। किसी वस्तु की गति ऊर्जा निर्भर करती है, तो अभी बताया कि के बराबर mv स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी पे द्रव्यमान एवं वेग किस पे निर्भर करती है, द्रव्यमान एवं वेग। द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान एवं त्वरण से कोई मतलब, द्रव्यमान से मतलब त्वरण से कोई मतलब नहीं, वजन एवं स्थान से कोई मतलब नहीं, द्रव्यमान एवं स्थान से भी कोई मतलब नहीं है। तो वह निर्भर करता है द्रव्यमान एवं वेग। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो बल के द्वारा, अगर बल नहीं रहेगा तो दो वस्तुओं के मध्य कोई क्रिया हो ही होगी। मान लीजिए एक पेन इधर, एक पेन इधर, इसको छोड़ रखे तो क्या, मान लीजिए सपोज करिए एक पेन यहाँ पर है, एक पेन यहाँ छोड़े हुए, तो क्या कल क्रिया नहीं करेगी जब तक कोई बल नहीं लगेगा। हो सकता है इस पर चुंबकीय बल लगाए, विद्युत बल लगाए, कोई बल लगाएंगे, फिर मैंने धक्का दे दो, उसको यांत्रिक बल लगा दिए, परस्पर क्रिया कर गया, टक्कर कर गए, तो हमेशा जो ये भी सारी प्रक्रिया बल के द्वारा होगी, बल के द्वारा ही परस्पर क्रिया होती है, न कि दाब जड़, तो इससे कोई लेना देना नहीं, बल के द्वारा। अब यहाँ से प्रश्न आता रहता है, कभी कभी देता है कि यदि किसी वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया और द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं किया जाए तो गति ऊर्जा क्या होगी। तो अगर इसको देखा जाए तो गतिज ऊर्जा के प्रोपोर्शनल v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल m, यानी कि वेग को 2 गुना करेंगे तो गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ेगी। तो वेग को 2 गुना करेंगे गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ेगी, और द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो गति ऊर्जा 2 गुना बढ़ेगी, सिर्फ 1 गुना करेंगे तो 1 गुना बढ़ेगी। ठीक, तो ऐसा इस टॉपिक से प्रश्न आता है। तो न्यूमेरिकल कहता है कि 2 पिंड है, एक पिंड है जिसके द्रव्यमान को 2 गुना, वह जो है मास को आधा कर दिया गया, तो गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ऐसी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो मास को आधा करने का मतलब 1/2 हो जाएगा, गति ऊर्जा को 2 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर का मान 4, तो 4 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुना बचेगा ना, तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी 2 गुना। इस कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आएगा तभी हम कराएंगे आगे चल करके। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अकेले नहीं होता। देखिए जड़ अकेले नहीं होता, जड़त्व जो होता है, जड़त्व जो होता है द्रव्यमान की माप होती है, तो द्रव्यमान हमेशा अकेले होता है। ठीक, संवेग अकेले नहीं होता है। हाँ, बल जो होता है हमेशा द्रव्यमान गुणित त्वरण आता है। बल जो होता है कभी अकेले नहीं होता है। संवेग भी अकेले हो सकता है, वेग अकेले हो सकता है, लेकिन एक मिनट यहाँ पे दिया हुआ अकेले होता है, लेकिन बस कौन सा प्रकृति में अकेले होता है, तो अकेले थोड़ा प्रश्न गड़बड़ हो गया है। तो प्रकृति में कौन सा अकेले होता है, जड़ हमेशा अकेले होता है, बाकी संवेग, मास इंटू वेलोसिटी, वेग क्या होता है आपका विस्थापन बटा समय बल, द्रव्यमान उत्तोलन, लेकिन आपका जड़ हमेशा अकेले होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न में से किस राशि का मापन स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता। तो गुरुत्वाकर्षण स्थान बदलने पर चेंज होता है। वजन, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण कारण बल, जो वजन जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वजन यानी भार भी चेंज होता है स्थान बदलने पे। अभी मान लीजिए कि भी भार क्या होता है, W बराबर mg, इसी को वजन कहते हैं, W = mg। पृथ्वी पर जी का मान कुछ और होगा, चंद्रमा पर जाएंगे जी का मान कुछ और जाएगा, नहीं कि भार तो चेंज हो गया भाई, वजन चेंज हो गया, लेकिन द्रव्यमान नहीं चेंज होगा। मान लीजिए भी 50 किलो का तो 50 किलो के ही रहेंगे आप, चाहे आप यहाँ तोला जाए चाहे किसी ग्रह पे चला जाए,
तो वजन कभी चेंज अरे द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, बाकी सारे चेंज हो जाएगा। घर्षण के कारण बल चेंज हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बराबर G(m1m2/r², G(m1m2/r²। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कि F प्रोपोर्शनल 1/r², F प्रोपोर्शनल m1, F प्रोपोर्शनल m2, और दोनों को मिलाते हैं तीनों को तो एक नियतांक आता है, इसको कैपिटल जी, इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो अब यहाँ से क्या मतलब है कि अगर दो पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो आर का मान बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे 1/, आएगा ना भाई। तो यह प्रोपोर्शनल 1/r² मतलब कि दो पिंडों के बीच अगर दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, घटेगा हमेशा। अगर दूरी को 2 गुना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल, अगर मान लेते हैं कि m1 m2 में कोई चेंज ना करें, सिर्फ दूरी में चेंज कर रहे हैं, जी को जो r को मान 2 गुना कर दें तो 1/2 के स्क्वायर 1/4 यानी गुरुत्वाकर्षण बल का हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को 3 गुना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/9 भाग हो जाएगा। यदि आधा कर देंगे तो 1/2 करेंगे तो सीधे 4 गुना हो जाएगा। दो पिंडों के बीच दूरी को आधी कर दें, यानी कि दूरी कम कर देंगे, जितना दूरी कम करते जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और दूरी को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे दूरी आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक, और द्रव्यमान केस में क्या, जितना जिस अनुपात में द्रव्यमान बढ़ाएंगे उस अनुपात में क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे, किसी एक पिंड को 2 गुना कर देंगे, जैसे कि ये है ना आपका, किसी एक को 2 गुना कर देंगे सीधे सीधे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगर दोनों को द्रव्यमान 2 गुना कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल का सीधे 4 गुना हो जाएगा। आधा करेंगे आधा होगा। ठीक, जिस अनुपात में चेंज करेंगे द्रव्यमान में उसी अनुपात में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान चेंज होगा। और यहाँ क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या होती है, जड़त्व की माप जो होती है, जड़त्व मापने का द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप को क्या कहते हैं, जड़त्व की माप। जड़त्व की माप क्या होती है, किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप। द्रव्यमान की माप क्या होती है, जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या कहता है, वेग समय ग्राफ का ढलान जो त्वरण होता है क्या होता है, त्वरण। जिससे कि एक और भी यहाँ से कुछ प्रश्न और आते हैं पेपर में आपके। वेग समय और वेग v हो गया, t हो गया। vt ग्राफ से निकलता है चाल, क्या होता है, त्वरण। vt ग्राफ से क्या निकलता है, वेग। और समय ग्राफ से क्या निकलता है, त्वरण। और पूछा जाता है कि समय और चाल ग्राफ से समय क्या बोलते हैं आपका, चाल नहीं, क्या होता है, दूरी और समय। दूरी और समय ग्राफ से क्या निकलता है, तो वेग। दूरी और समय ग्राफ से क्या निकलता है, चाल। दूरी और समय ग्राफ से क्या निकलेगा, चाल। ठीक, पूछता है दूरी और समय ग्राफ से क्या निकलेगा, तो चाल निकलेगा। ठीक, अगर दूरी और वेग रहेगा या तो विस्थापन रहेगा, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन से क्या निकलेगा, वेग। क्या निकलेगा, चाल जब क्या हो जाएगा, वेग। तो 3 चीजें हैं, दूरी समय, समय विस्थापन वेग, समय दूरी चाल, समय और वेग त्वरण। समय और वेग क्या है, त्वरण। vt ग्राफ से क्या निकलता है, त्वरण। तो यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी कराएंगे आगे। तो 3 चीज समझ आ गई होगी, vt ग्राफ से त्वरण, समय और विस्थापन ग्राफ से आपका वेग, समय और दूरी ग्राफ से आपका चाल निकलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस आज के लिए इतना ही। आपके 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा, चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।